अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रहमान अलमी और आज का हमारा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है और ये एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स या एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, उनकी एक परसेंटेज हमें बता देते हैं बायो अवेलेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एब्जॉर्प्शन क्या है और किस तरह से होता है एब्जॉर्प्शन, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग या अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दैट रीचेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ये वो अमाउंट ऑफ ड्रग है या मेडिसिन की वो अमाउंट है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अनचेंज्ड फॉर्म में पहुंचेगी। अनचेंज मीन्स कि वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ होगा, वो ओरिजिनल फॉर्म में होगा। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो हमारी बॉडी है वहाँ पर हम लोग 2 या 3 तरह के ब्लड सर्कुलेशन देख सकते हैं। इस लिहाज से एक हमारे पास हिपैटिक सर्कुलेशन है जो लिवर से ब्लड, लिवर की तरफ ब्लड लेके आता है और लिवर से लेके जाता है। वो उसको हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन या हिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन है जो कि ओवरऑल पूरे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो कि हार्ट ब्लड पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के पूरी बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसको हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी वो ड्रग हैं जो कि या वो अमाउंट ऑफ ड्रग हैं कि जो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जब आप ड्रग इंटेक करते हैं उसकी वो अमाउंट जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है अनचेंज फॉर्म में या मेटाबोलाइज बगैर वो अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो इसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। और इसमें जो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग आईवी ले लें तो जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो आईवी अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो वो पूरी की पूरी ड्रग जो है वो आप वेंस के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर आप इंजेक्ट करते हैं, जिससे अगर आपने 50 mg अगर ड्रग इंटेक करनी थी या इंजेक्शन लगाना था तो वो 50 के 50 mg ही इंटर हो जाती है, जिसकी वजह से आईवी की बायो अवेलेबिलिटी 100% है। जबकि जो ओरल अगर आप कोई भी ड्रग लेते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी वेरी कर सकती है, वेरी इन द सेंस कि वो डिफरेंट हो सकती हैं। बाज़ ड्रग्स जो हैं वो 50% शायद बायो अवेलेबिलिटी शो करें, बाज़ ड्रग्स 80%, बाज़ ड्रग्स 60%, बाज़ ड्रग्स शायद 95% शो करें। लेकिन बहुत कम ही इस तरह के ड्रग्स होंगे जो कि 100% बायो अवेलेबिलिटी ओरल रूट से शो करेगी, बेशक वो आप टैबलेट दे, सिरप दे या जो भी डोज फॉर्म दे। अब इसकी रीज़न क्या है कि ओरल बायोअवेलेबिलिटी वेरी क्यों करती है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम लोग इस पैरामीटर को हम लोग फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है ये हम लोग इस डायग्राम से आपको समझाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी अगर आप टैबलेट लेते हैं या सिरप आप लेते हैं, कोई भी अगर आप ड्रग लेते हैं तो वो स्टमक के अंदर आएगी। स्टमक में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वो अगर टैबलेट है तो वो डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उसके बाद ये ड्रग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लिवर की तरफ मूव करेगी। लिवर की तरफ किस तरफ मूव करेगी? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लिवर वीन या पोर्टल वीन जो है या पोर्टल सर्कुलेशन या हिपैटिक जो सर्कुलेशन है जो ब्लड लिवर की तरफ जा रही है उस वीन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब मीन्स कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके वीन या ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी, उस ब्लड वेसल के अंदर जो कि लिवर की तरफ ब्लड लेके जाएगी। जब ये लिवर में आएगी अब ये हिपैटिक सर्कुलेशन में है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं है, पूरे ब्लड में नहीं गई, सिर्फ लिवर तक आई है। तो अगर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले अगर ये मेटाबोलाइज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट पास इफेक्ट शो करती है। वो ड्रग जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करती है। अगर ये मेटाबोलाइज नहीं होती और अनचेंज फॉर्म में ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाती हैं और उसके बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसके बाद जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर भी हो जाएगी, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं कि वो ड्रग फर्स्ट पास इफेक्ट शो नहीं करती। अब इसके एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, आप फॉर एग्जांपल एस्प्रिन आपने टैबलेट ली जो कि इसकी टैबलेट आमतौर पर 400 मिलीग्राम की टैबलेट आती है।
अब 400 मिलीग्राम एस्पिरिन आपने इंटेक कर लिया या 375 मिलीग्राम एस्पिरिन आपने इंटेक कर लिया। इसमें जब ये लिवर में जाएगी, एग्जांपल के तौर पे इसकी 100 मिलीग्राम या फॉर एग्जांपल 200 मिलीग्राम मेटाबोलाइज हो गई थी। आपने 400 मिलीग्राम एस्पिरिन इंटेक किया जिसमें से 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम लिवर में मेटाबोलाइज हो गई थी, तो पीछे कितनी बच गई? 200 मिलीग्राम बचेगी। तो वो 200 मिलीग्राम ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में फिर इंटर होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बॉडी में, हार्ट में, और फिर पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका मतलब ये है कि जो असरात होंगे, जो दर्द की कमी होगी या जो बुखार या जो भी इस तरह के इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे, वो 400 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 200 मिलीग्राम की वजह से आएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी 200 मिलीग्राम जो था वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से डिग्रेड हो चुका था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, ये मेटाबोलाइज हो चुका था। और इस इफ़ेक्ट को हम लोग फर्स्ट पास इफ़ेक्ट कहते हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले या साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने से पहले अगर कोई भी ड्रग मेटाबोलाइज होती है तो उसको हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि जिसका नुकसान होता है, डिसएडवांटेज तो होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था ड्रग में। अगर ड्रग्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अगर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं तो उनको फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईवी रूट पे एडमिनिस्टर करवाएं, सिर्फ आईवी या आईएम वगैरह हम लोग किसी इंजेक्टेबल फॉर्म में उसको एडमिनिस्टर करवाते हैं। अब ये थी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायोअवेलेबिलिटी कम होने की रीज़न, जो कि मेजर रीज़न है कि बायोअवेलेबिलिटी क्यों कम होती है। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें काफ़ी सारे हमारे जो पैरामीटर्स हैं बायोअवेलेबिलिटी के या ड्रग की कंसंट्रेशन वगैरह के, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस ग्राफ से हमें वो सारे पता चल जाते हैं। अच्छा, हम लोग जब ड्रग एडमिनिस्टर करवाते हैं तो जो हाईली सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं, जिनकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स लो होती है, मतलब उसकी हल्की से अगर डोज इंक्रीज कर जाती है तो वो टॉक्सिसिटी काज करती है, सेवियर किस्म की टॉक्सिसिटी काज कर सकती है, उनको हम लोग लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स कहते हैं, जिस तरह तिफालिन है, डिजिटेलिस है या और इस तरह के ड्रग्स हैं। तो उनके लिए ये इस तरह के ग्राफ ज़रूर मेंटेन कर लिया जाते हैं उन पेशेंट्स में। अब ये ग्राफ है क्या, इस पे हम लोग आते हैं। ये बेसिकली एक ओरल रूट के लिए ये हम लोगों ने ग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, जिसमें ओरल, इसका मतलब ये है कि ओरल रूट से अगर आप कोई भी ड्रग इंटेक करेंगे और आप अगर उस ड्रग की उस पेशेंट के अंदर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक टैबलेट सुबह 8 बजे दी, आप उसकी मॉनिटरिंग करने लगेंगे तो आप हर आधे घंटे बाद या हर एक घंटे के बाद उसकी ब्लड सैंपलिंग लेंगे या यूरिन सैंपलिंग लेंगे, और फिर उसके अंदर उसकी जो ड्रग की कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर वो आप साथ साथ फाइंड आउट करते रहोगे कि उसमें कंसनट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल 8:30 बजे कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई थी, 9 बजे कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई थी, 9:30 बजे, 10 बजे, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप चेक करते रहेंगे। फिर हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं और हॉर्स में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 और इसी तरह ऑनवर्ड, और जो वाई एक्सिस है इसमें हम लोग ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेते हैं कि ड्रग की प्लाज्मा के अंदर क्या कंसंट्रेशन थी। वो हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग 10, 20, 30, 40 और इसी तरह से ऑनवर्ड, फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम तक हम लोग लेते हैं या फॉर एग्जांपल 300 मिलीग्राम तक हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग फेनाडोल टेबलेट्स की एग्जांपल लेते हैं। हम पेनाडोल टेबलेट्स जिसके अंदर पैरास्टामोल होता है, आई थिंक 500 मिलीग्राम इसके अंदर पैरास्टामोल होता है। अब जब हम पेनाडोल टेबलेट्स लेते हैं बुखार कम करने के लिए या दर्द कम करने के लिए, तो वो होता ही है कि वो जैसे हम टेबलेट लेते हैं तो वो फ़ौरन एब्जॉर्ब नहीं होती, नहीं, वो फ़ौरन इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। वो करते क्या है कि जब आप टेबलेट्स लेते हैं, अब फॉर एग्जांपल 0 टाइम पे आपने टेबलेट्स लेना शुरू की, टेबलेट आपने ले लिया या सिरप आपने पी लिया, उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा कि वो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर, या डाइजेस्टिव सिस्टम से वो लिवर या ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस टाइम को हम लोग एब्जॉर्प्शन लेग टाइम कहते हैं। मतलब ये वो टाइम है, एब्जॉर्प्शन लेग टाइम वो टाइम है जितनी देर में ब्लड रेडी होगी कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये लेग टाइम आता क्यों है? ये डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन की वजह से आता है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन, आप फॉर एग्जांपल ओरली टैबलेट या सिरप्स वगैरह लेते हैं तो वो पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर वो डिज़ोल्व होगी और फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पर भी इसी तरह, अब वो जितनी देर में वो डिसइंटीग्रेट होगी, जितनी देर में वो डिज़ोल्व होगी,
उतने ही देर के बाद, क्योंकि डिसोल्यूशन के बाद उसने एब्जॉर्प्शन शो करना है। तो लेग फेज आमतौर पर जो टैबलेट्स हैं, जो अनकोटेड टैबलेट्स हैं, उनके लिए लेग फेज तकरीबन 20 से 25 मिनट का होता है। तो जो पेनाडोल अगर आप लेंगे पेनाडोल टैबलेट्स, तो इसका मतलब है कि वो 30 मिनट्स के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो ब्लड में जाना स्टार्ट कर लेंगे आफ्टर 30 मिनट्स। और जब वो ब्लड में जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के अंदर उनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी। फिर एक टाइम आएगा कि उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं या असरात उस टैबलेट के आना शुरू हो जाएंगे। पेनाडोल जो है वो अब दर्द या बुखार को कम करती हैं, तो वो उसके जो दर्द कम वाले असरात हैं या बुखार कम करने वाले असरात हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से लो हो जाएंगे या वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाएंगे। इस पॉइंट पे जो टाइम होगा उसको हम लोग ऑनसेट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ये टाइम लेते हैं कि ये 1.5 हॉर है, 1.5 घंटे। मतलब ये है कि पेनाडोल ने 30 मिनट्स के बाद एब्जॉर्प्शन शुरू कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और 1.5 घंटे के बाद पेनाडोल के असरात आना स्टार्ट हो गए। पेनाडोल फॉर एग्जाम्पल सर में दर्द था, तो सर दर्द जो था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। इस टाइम को हम लोग ऑनसेट कहते हैं या ऑनसेट ऑफ एक्शन कहते हैं। और ये जो कंसनट्रेशन होगी कि वो मिनिमम कंसनट्रेशन जिस पे इफेक्ट स्टार्ट हुए हैं, उसको हम लोग मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन कहते हैं। वो मिनिमम कंसनट्रेशन जो कि असरात शुरू कर दें, जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स स्टार्ट कर दे, उसको हम लोग मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन कहते हैं। मतलब वो कम से कम डोज या वो कम से कम ब्लड के अंदर अमाउंट जिससे असरात आना स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग MEC कहते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रग जो है वो जाहिर सी बात और एब्जॉर्ब होती रहेगी। यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल 30 mg एब्जॉर्ब हुई थी, अब वो और आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती रहेगी। और फिर एक टाइम आएगा कि जो आपने टेबलेट 500 मिलीग्राम का लिया था, उससे जितनी अब ड्रग एब्जॉर्ब होनी थी वो सारी की सारी हो गई। और उसके बाद फिर ड्रग जो है वो दोबारा डिक्लाइन की तरफ उसकी आ जाएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता से मेटाबोलाइज होगी और रिमूव। इस फेस में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन फेस में कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा था, एलिमिनेशन कम था। यहाँ पर एलिमिनेशन ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कम होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से ड्रग की कंसनट्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, डाउन की तरफ आती जाएगी। और इस पॉइंट को हम लोग C कहते हैं। Cmax मीन्स मैक्सिमम कंसनट्रेशन या मैक्सिमम प्लाज्मा कंसनट्रेशन इन आफ्टर सिंगल डोज। जो आपने सिंगल डोज लिया है उसके बाद जो मैक्सिमम प्लाज्मा कंसनट्रेशन रीच होता है या मैक्सिमम जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन आएगा उसको हम लोग Cmax कहते हैं, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसनट्रेशन। और ये जितने टाइम में ये कंसनट्रेशन पहुंचेगा उसको हम लोग Tmax कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे Tmax जो है वो यहाँ पर तकरीबन 3 आवर्स में Tmax अचीव हुआ है। इसका मतलब ये था कि पेनाडोल टेबलेट्स को जो लेग पीरियड था, एब्जॉर्प्शन 30 मिनट्स पे स्टार्ट हुआ, उसके असरात जो थे, इफेक्ट्स जो थे वो 1.5 आवर्स पे स्टार्ट होंगे। और एक टेबलेट की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो मैक्सिमम टाइम लगा था कि सारी की सारी वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो उस पर 3 घंटे लगे थे। 3 घंटे में सारी की सारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि ड्रग जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ आएगी, रिलीज होती रहेगी या एक्सक्रीट होती रहेगी, जिससे ड्रग की कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी। और जैसे आप नेक्स्ट डोज लेते हैं तो ये कंसनट्रेशन फिर वापस से इंक्रीज ज़्यादा ऊपर जाएगी और फिर वहाँ से फिर ये कम होगी। इसी तरह से फिर रिपीटेड अगर हम लोग डोज लेते हैं तो ये कर्व इसी तरह से फिर एक टाइम आता है कि स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन जो है वो अचीव हो जाता है। अब यहाँ पर एक और कंसनट्रेशन आता है जिसको हम लोग मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन कहते हैं। मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन वो कंसनट्रेशन था जिसमें ड्रग के असरात आना स्टार्ट हो जाएंगे। मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन वो कंसनट्रेशन है जिससे ड्रग के नेगेटिव असरात या उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पैरास्टामोल या पेनाडोल की बात करें तो उसके अगर आप 8 टैबलेट्स या 4000 मिलीग्राम अगर आप इंटेक करेंगे या 4 ग्राम अगर आप ये टैबलेट्स इंटेक करेंगे, उससे हिपेटोटॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। हिपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स कि जो लिवर के सेल्स हैं, हिपेटिक के जो सेल्स हैं वो डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय या डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके पीछे भी एक वास्ट मैकेनिज्म है। तो अब इससे क्या होगा कि ये एक हिपेटोटॉक्सिक मतलब ये है कि ये जो कंसनट्रेशन है पैरास्टामोल की वो हिपेटोटॉक्सिक कंसनट्रेशन है। अब फॉर एग्जांपल इस ग्राफ के मुताबिक इसके जो नॉर्मल इफेक्ट्स जिस डोज पे स्टार्ट हुए हैं वो 30 मिलीग्राम है, 30 मिलीग्राम पे नॉर्मल इफेक्ट स्टार्ट हुए। ये वैसे मिलीग्राम में तो नहीं होते, नैनोग्राम या फिर माइक्रोग्राम में होते हैं पर डेसीलीटर या पर ml के हिसाब से। अभी आसानी के लिए हम लोग मिलीग्राम यूनिट यूज़ कर रहे हैं। ये एग्जांपल के तौर पे ये 30 मिलीग्राम थे
और इसके जो मिनिमम जो टॉक्सिक इफेक्ट्स जिस डोज पे स्टार्ट होंगे वो थे 4000 मिलीग्राम, वो थे 4000 मिलीग्राम। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों की मतलब ये है कि ड्रग की जो कंसंट्रेशन अगर इससे कम रहेगी तो वो असरात नहीं होंगे, उसके बिल्कुल इफ़ेक्ट्स भी नहीं आएंगे। अगर इससे ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो टॉक्सिसिटी शो करेगी, जिसकी वजह से ये जो रेंज है इसको हम लोग थेरेप्यूटिक इस रेंज को हम लोग थेरेप्यूटिक विंडो या थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं, जो कि इस ग्राफ के मुताबिक 30 से 4000 मिलीग्राम तक होगी, इस रेंज के दरमियान होगी। तो जिस और ये थेरेप्यूटिक विंडो उन ड्रग्स जिनकी थेरेप्यूटिक विंडो कम होती है उनको हाईली मॉनिटर किया जाता है ये चीज़ उनकी, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी डिजिटॉक्सिन है, तिफालिन है या और इस तरह के ड्रग्स हैं।